Assalamualaikum. Okay, so this is a paper from June 2022, and the variant is variant 1. All right, so let's do first 10 questions again for this paper. So which term represents physical quantity? A physical quantity has to have some units. So अगर आप हम हर एक ऑप्शन को एनालाइज करें तो मीटर्स ऑल्सो इसके यूनिट हैं, बट इट्स नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी. दे आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल क्वांटिटी. मीटर इज़ अ यूनिट, not a physical quantity. Percentage uncertainty has no units, it's not a quantity. Quark flavor, ये up quark, down quarks. When you study radioactivity, you will find out, so they are not, that's not a physical quantity. It does not has any units. Spring constant is something that we study in deformation, which has has a formula of force per unit extension and have the units of Newton per meters or Newton per centimeters. So this is a physical quantity. Okay, moving on to question number 2. Please give a read for question number 2. Question number 2 को एक दफ़ा पढ़ लें, and then we'll move on. So read question number 2. So it says that we have two identical, the two units are identical when expressed in SI base units. So कौन सी दो units हैं जो कि identical हैं? So if you read them, so option 1 को अगर आप पढ़ें, so अगर हम सबको SI base units में ले जाएं, so we'll find out, I think. So joules per coulombs, joules होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर S-2. You should know कि joules work का SI base unit है और work is force into distance. force और distance से मिलके बन जाएगा kgm square S-2. coulombs ampere second, क्योंकि Q equals to IT होता है तो coulomb is basically ampere seconds. और ऑन दी अदर हैंड वी हैव दिस. लेट्स सी कि क्या ये दोनों सेम है. तो kgm square अपॉन A अपॉन S-2. इसको अगर ऐसे लिख लूँ तो क्या ये दोनों सेम है? क्या क्या चीज़ें सेम है? किलोग्राम सेम है. एक एम्पेयर ये भी सेम है. दोनों के डिनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर भी सेम है. लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो S-2 और डिनोमिनेटर में S1 है, यानी कि ये हो जाएगा S-3. और यहाँ पे अगर आप इसको नोटिस करो, सो इट विल बी ओनली S-2. सो दे डू नॉट हैव द सेम यूनिट्स. सो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग. हम इसको इरेज कर देते हैं. सो दे आर नॉट द सेम. इफ़ दे वर सेम तो इनके SI बेस यूनिट सेम बनते. तो अब हम ऑप्शन बी को एनालाइज कर लेते हैं. सो जूल सेकेंड मतलब kgm square S-2. ये जूल्स हो गया इंटू S. सो इट विल बी kgm square S-1. ये तो हो गया जूल सेकेंड्स. और kgm square S-2 को यहाँ पे लिख के एनालाइज कर लेते हैं. क्या ये दोनों सेम है? यस, ये दोनों सेम है. सो ऑप्शन बी हैज़ दोज यूनिट्स विच आर सेम. क्वेश्चन नंबर 3. अ वैल्यू फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज दिस. तो अर्थ पे जो लेट्स से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है. दिस इज़ द मीन वैल्यू एंड दिस इज़ द अनसर्टेनिटी इन दैट वैल्यू. तो कह रहे हैं हमें बताओ कि कौन सी वाली स्टेटमेंट करेक्ट है. क्या ये वैल्यू प्रिसाइज है या एक्यूरेट है? आई होप आपको पता है. प्रिसीजन इज हाउ क्लोज द वैल्यूज टू ईच अदर. ऑब्जर्व वैल्यूज कितनी करीब है. और एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज द वैल्यू इज टू द रियल वैल्यू. सो अगर आपको रियल वैल्यू पता है, इट इज़ 9.81. दिस इज़ द ट्रू वैल्यू, राइट? दिस इज़ द ट्रू वैल्यू. सो द मीन वैल्यू इज़ वेरी मच क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, हेंस वी विल से इट इज़ एक्यूरेट. सो ये जो रीडिंग है बड़ी एक्यूरेट है. लेकिन क्या ये प्रिसाइज है? तो उसको ज़रा एनालाइज करें. 10 + -2 का मतलब है द रीडिंग रेंज फ्रॉम 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर टू मैक्सिमम ऑफ 12 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. इस 10 में 2 ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें. सो विल गेट दिस रेंज. सो द रेंज इज़ वेरी लार्ज फ्रॉम 8 to 12. तो क्या ये सारी रीडिंग्स एक दूसरे के करीब हैं? नहीं. सो विल कॉल इट नॉट प्रिसाइज. द रीडिंग्स आर नॉट प्रिसाइज बिकॉज रेंज काफ़ी लंबी है, कभी ज़्यादा है. मगर अगर आप नोटिस करो तो ये सिर्फ डेसिमल्स का कुछ फ़र्क है. सो द आंसर शुड बी द वैल्यू इज़ एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज. So the answer should be A. The value is accurate but not precise. All right. Moving on to the next question. Question number 4. Forces के ऊपर है. आपको क्या बताना है? What are the magnitude of horizontal and vertical components of the resultant forces? यानी कि इसका overall horizontal component क्या होगा और vertical component क्या होगा. So remember, जब भी vectors का question हो हम उनको break कर देते हैं into horizontal and vector mostly. Not always but yes, mostly. So अगर मैं 15 न्यूटन्स को break करूँ तो ये देखें 15 न्यूटन को मैं इन दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहा हूँ. तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा 15
cos 20, राइट, 15 cos 20, और एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट होगा 15 sin 20। और इसी तरह अगर मैं इस 6 न्यूटन्स वाली फोर्स को ब्रेक करूँ तो उसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट टू द राइट है, एंड दैट इज़, अब ये क्या होगा, आप यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ट्रायंगल कंप्लीट किया था, दिस वाज 15 cos 20, दिस वाज 15 sin 20। सी यहाँ पे हमें एंगल हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एंगल जो है इस ट्रायंगल में हमें एंगल वर्टिकल से दिया हुआ है। सो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, और बेसिकली आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री लगानी। सो इट विल बी 6 cos 40 is now the vertical component, and horizontal component is 6 sin 40। ठीक है, इसका एक और तरीका ये है कि कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि 90 से 40 को माइनस कर लिया, सो व्हाट वी गेट 90 minus 40 is 50। सो यूँ भी कर सकते हैं कि फिर आप 6 sin 40 के बजाय इसको आप बोलते हैं 6 cos 50। मगर आई वुड डोंट रिकमेंड दैट, यू शुड नो अ बिट ऑफ मैथ्स। ओके, सो इसका अगर मैं हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट बताऊँ तो ये है 6 sin 40, और क्योंकि इसका एंगल हमें किसके साथ दिया हुआ है, वर्टिकल के साथ दिया है, दैट्स द रीज़न। और इसका जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट है, रिमेंबर ये डाउनवर्ड्स लग रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन, और वो डाउनवर्ड्स कहाँ लग रहा है, वो है 6 cos 40। ऐसा क्यों है डाउनवर्ड्स, क्योंकि अगर आप नोटिस करो ये हुक को, ये वाली दिस फोर्स इज ट्राइंग टू पुल द हुक इन दिस डायरेक्शन which is downwards and to the right, but this 15 Newton force is trying to pull the hook to the right and to the top, so इसलिए उसकी horizontal component भी right है और vertical component to the top। now if you want to find out the resultant of the two forces, so अगर आप नोटिस करें इनके साइंस अगर हम दें तो इसको भी पॉजिटिव साइन देंगे, इसको भी पॉजिटिव साइन देंगे, बिकॉज बोथ आर गोइंग टू द राइट। और इसको अगर हम पॉजिटिव साइन देंगे तो इसको हमें कौन सा साइन देना पड़ेगा, नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, बिकॉज दिस फोर्स इज गोइंग टू द बॉटम and this is going to the top, 15 newtons, so they should have opposite sign। force is a vector quantity and comes with direction को represent करने के लिए we need to give signs। now it's just we need to add the forces to get the resultant force। तो अगर horizontal force चाहिए तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, horizontal force के लिए क्या करते हैं, F1x plus F2x, add all the horizontal forces, you will get the resultant horizontal force। similarly, to get the resultant vertical force Fy, we need to just add the vertical components of forces, all right। so horizontal forces add होंगी तो it will be 15 cos 30 plus 6 sin 40, both will be added and you will get some answer which is I think around 18, right? Okay, around 18, and if we add them, so it of F1y will be 15 sin 20, but this time I'm doing minus y because F2y is negative 6 cos 40। so when we do this we get answer somewhere which is 0.534। so the correct answer to this question should be C। so you can do the calculation by yourself, pick up a calculator, just do not assume, ये मत सोच लें कि इन्होंने कर ही लिया होगा खुद से, but I would suggest that you do it yourself। so I strongly suggest आप इसको अभी कर लें and then move on to the next question। okay जी, I hope आपने कर लिया होगा। moving on to the next question, the question is question number 5। okay, so it's a velocity time graph given to us। again, जब भी कोई ग्राफ हो दो चीज़ें लिख लिया करो कि इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका स्लोप एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है, एंड एरिया अंडर द ग्राफ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इफ इट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। so these are the 2 points that you must know, and then see it's not a straight line, it's a curved shape। so अगर आपको 5 सेकेंड के ऊपर वो एक्सेलरेशन पूछे, एक्चुअल एक्सेलरेशन, सो हम इसके लिए क्या करते हैं, वी ड्रॉ अ टेंजेंट। तो जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं फिर टेंजेंट के ऊपर जो स्लोप होता है टेंजेंट के ऊपर वी टेक 2 points and then we find the slope of the tangent, that gives us the actual acceleration। but if we want the average acceleration, अगर हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आंसर नहीं चाहिए, एवरेज चाहिए ऑलमोस्ट, तो अगर मुझे इस 0.5 सेकेंड के ऊपर अगर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग अ टेंजेंट विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, यू नीड अ प्रॉपर स्केल, यू नीड सम टाइम अलोन, ताकि आप आराम से उसको बनाएं, सही से ट्रेंड बनाना होता है उसका,
टेंजेंट का। लेकिन अगर एवरेज की बात हो रही है दैट मीन्स एग्जामिनर इज नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द, यानी कि थोड़ा बहुत आंसर एक्यूरेट नहीं भी रहे तो कोई मसला नहीं। सो फिर आप क्या करें, जस्ट कंसिडर दीज 2 पॉइंट्स एंड कंसिडर दिस ट्रायंगल। सो आप इसका स्लोप निकालने विच इज़ गोइंग टू बी करीब करीब ऑलमोस्ट सिमिलर टू द टेंजेंट दैट वी जस्ट वर ट्राइंग टू ड्रॉ। सो देखिए इस टेंजेंट का स्लोप और इस ट्राइंगल का स्लोप ऑलमोस्ट सेम है, मिलते जुलते हैं। सो ऑब्वियसली आंसर एक्यूरेट नहीं होगा, थोड़ा सा हिला हुआ होगा, मगर इट्स एक्सेप्टेबल अगर वो है एवरेज एक्सेलरेशन। सो इस क्वेश्चन में हमें एवरेज एक्सेलरेशन पूछा था, तो उसका आंसर है ऑब्वियसली द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एट क्यू, नहीं बल्कि द ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन पी क्यू। अगर एक्चुअल एक्सेलरेशन निकालनी होती तो द आंसर वुड हैव बीन डी। बाय द वे एरिया अंडर द ट्राइंगल ये हमें क्या बताएगा, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बताएगा, एंड एरिया अंडर द कर्व वो हमें एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बताएगा। इसके लिए हम बॉक्सेस काउंट करते हैं, इफ यू रिमेंबर, अगर वो ग्राफ हो, स्केच नहीं हो, ग्राफ हो, ठीक है। So this gives us the actual distance, but उसके लिए we need a graph so that we can count the boxes. This gives us the average distance, this gives us the average acceleration, and this gives us the actual acceleration. Okay, question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। इफ़ यू रिमेंबर हमने जब नोट्स लिखे थे तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट लिखा था, और वो की पॉइंट क्या था वो सुन लें आप लोग। एग्जामिनर ने क्या पूछा, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बॉल just before it hits the ground? So the examiner refers to the word speed. So which speed is he referring to, horizontal speed or vertical speed? If he only used the word speed or velocity, he is referring to the resultant speed or resultant velocity, जिसका सिंबल ये है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, vx square plus vy square. We need both the velocities to find the actual speed. We need both the speeds, a horizontal component of speed and vertical component. So इस क्वेश्चन की अगर आप डायग्राम ड्रॉ करें, if you have read the question, it says the ball is thrown from some height, but the ball is initially thrown horizontally. So if the ball is thrown horizontally, तो ये इस तरह का एक P2 हम कर चुके हैं, अगर आप लेक्चर्स को जाके देखें। Whenever a ball is thrown horizontally with the speed of 10 meters per second or any speed, its initial vertical velocity is 0, because वो शुरू में सिर्फ horizontally travel करती for a very short time, almost 0.0001 second you can say. So when a ball is thrown horizontally, its initial vertical velocity is 0. So इसके हम लोग बेहतर होता है जब भी इस तरह का 2D क्वेश्चन हो, बिकॉज ये 2D का क्वेश्चन है। द बॉल इज गोइंग टू टेक दिस पाथ जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, द बॉल इज गोइंग टू टेक अ पाथ लाइक दिस एंड इट विल हिट द ग्राउंड ओवर हेड। सो इस पॉइंट पे जो उसकी बॉल की ये वाली वेलोसिटी आप नोटिस कीजिएगा जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस वेलोसिटी, दिस इज आस्क्ड। और इसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता होनी चाहिए और इस पॉइंट की वर्टिकल वेलोसिटी पता होनी चाहिए। और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जो कि बेसिकली ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। सो वी नीड बोथ द स्पीड्स। नाउ सिंस इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, and we know that in 2D motion if there is no air and the question says there is no air, it should say this, air resistance is negligible. So it means that final horizontal speed will also be the same, because horizontal journey is of constant speed. We have done a question explaining ऐसा क्यों होता है, तो आप लेक्चर्स आके देखेंगे, you will find out there is no horizontal force. Okay, अच्छा वर्टिकल स्पीड अगर हमें निकालनी हो तो वर्टिकल स्पीड के लिए मैं मुझे वर्टिकल जर्नी कंसिडर करनी पड़ेगी। वर्टिकल जर्नी का डेटा अगर आप देखें क्वेश्चन में, तो इनिशियल वर्टिकल स्पीड 0 है। इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली मेंशन, बट ये आपको पता चलना चाहिए इफ़ द बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। एक्सेलरेशन इज -9.81 और +9.81, वट एवर यू कंफर्टेबल विद। एंड टाइम, जो जर्नी का टाइम है, दैट इज ऑल्सो गिवन। द बॉल हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 3 seconds, सो द टाइम इज गिवन 3 seconds. सो वर्टिकल जर्नी के लिए 3 डेटा इज इनफ। तो which equation can we use to find vertical velocity? Final vertical velocity v equals to u plus at. So this is 0 minus 9.81 into 3. So we get 29.4. This is the vertical velocity. Around 29.4. But is this the final answer? See, उन्होंने काफ़ी मिलते जुलता आंसर दिया ताकि बच्चे फ़ौरन से बी को आंसर कर दें, बिकॉज उनके दिमाग में होगा कि ये एक्चुअल में वर्टिकल वेलोसिटी पूछ रहे हैं, बट दे नेवर सेड इट्स वर्टिकल स्पीड। हाँ, अगर क्वेश्चन है ही 1D का, वर्टिकली बॉल ट्रैवल कर रहा है, तो ऑब्वियसली स्पीड वर्टिकल स्पीड ही होगी, बिकॉज हॉरिजॉन्टल स्पीड 0 है। लेकिन ये क्वेश्चन 2D का है, बिकॉज बॉल हॉरिजॉन्टली फेंकी गई है और वो जाके ज़मीन को हिट कर रही है, तो ऑब्वियसली वो बॉल इस तरह का पैराबोलिक पाथ लेगी। सो नाउ द फाइनल आंसर विल बी
v इक्वल्स टू √10 स्क्वायर प्लस 29.43 स्क्वायर। अब आप इसको नेगेटिव में भी लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अल्टीमेटली वो स्क्वायर हो जाएगा। तो नेगेटिव ओनली टेल्स अस दैट द डायरेक्शन ऑफ बॉल इज डाउनवर्ड्स। So the answer you will get will be around 31. So the answer is C. All right. Next question is about again forces and dynamics. And the question is कि एक ऑब्जेक्ट along a horizontal ground, एक ग्राउंड के ऊपर चल रहा है at constant speed, यानी कि स्पीड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो आई कैन से इट्स कांस्टेंट वेलोसिटी बिकॉज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन बोथ constant speed and straight line. Then we can say it's constant velocity. If it's constant velocity, that means acceleration is zero. Now, if acceleration is zero, according to Newton's second law, resultant force is ma. The resultant force is also zero. So it simply tells us the answer is D, because if the velocity is constant, the acceleration is zero, and hence the resultant force is zero. यानी कि forces are balanced. अच्छा, अक्सर बच्चों को यहाँ पे ये आंसर लगता है C. दे थिंक दैट सर आपने बोला था कि जब फोर्सेस बैलेंस्ड होती हैं तो फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स बराबर होनी चाहिए। यस, फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्स बराबर होनी चाहिए, मगर रिजल्टेंट फोर्स और बैकवर्ड फोर्स बराबर नहीं होनी चाहिए। फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्स जब इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। अच्छा, व्हाट अबाउट वर्टिकल कंपोनेंट्स? वर्टिकल के बारे में भी तो सोचें। तो अगर कि वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ऊपर है, इसका मतलब वेट और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो ही रहे हैं। सो वर्टिकल डायरेक्शन में भी रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी रिजल्टेंट फोर्स जीरो, यानी कि ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, इस तरह का P2 का क्वेश्चन आपने देखा होगा रिसेंट ईयर से, आई थिंक मार्च में ही इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमने वहाँ डिस्कस किया था कि एक वाटर जेट जाके वॉल को हिट करता है, लेकिन हिट करने के बाद वर्टिकली गिर जाता है पानी, हॉरिजॉन्टल रीबाउंड नहीं करता, मतलब देयर इज़ नो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम। तो फोर्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ वी कैन से इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट? दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। ये होता था, लेकिन अब हम सेकंड लॉ को ऐसे डिफाइन करते हैं, ओ लेवल्स में वैसे करते थे। ओके, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज बेसिकली फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। ओके, एंड सिंस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन इज जीरो, उसने बोला है क्वेश्चन में कि पानी टकराने के बाद हॉरिजॉन्टली ट्रैवल नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है दिस साइड जीरो, यानी कि फोर्स इज नाउ ओनली mu अपॉन t। आई कैन इग्नोर नेगेटिव साइन बिकॉज आई एम ओनली कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ठीक है? सो आई एम इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन। So this is what we have come down to. Now in the question, if you are asked to express force in terms of density, again I'm saying we have done this in March ka yearly paper. So if you want an expression of force in terms of density, not mass, then it is very clear hint that you should apply the formula of density, which is mass upon volume, and make mass the subject, that will be density multiplied by volume. All right, and and I can see there is no volume in any of the options. There is no volume in any of the options. That means we need speed. V is the speed, it's not volume. Do not confuse the two, okay? So you can read the question nicely. The V is velocity, A is cross-sectional area, and this is some distance S, we can say, जो कि उसने travel किया. Let's call it S. Now the volume that the water has traveled, whatever the volume that water has traveled, let's say उसने जहाँ से भी उसका distance travel हो रहा है, एक्सक्यूज मी, और वो है, लेट्स से आप यहाँ से कह लेते हैं दिस इज एस, ठीक है? तो इसका जो वॉल्यूम है पानी का, उसको अगर मुझे वॉल्यूम के टर्म्स में एक्सप्रेस ना करना हो बल्कि वेलोसिटी में करना हो, तो मैं क्या करूँगा, और एरिया में करना हो, तो एक और छोटी सी डेरिवेशन है। वॉल्यूम इज बेसिकली बेस एरिया इनटू हाइट, राइट? इट्स अ सिलिंड्रिकल शेप, बेस एरिया इनटू हाइट। नाउ एरिया में तो एक्सप्रेस करना था, चलो वो तो आ गया फाइनली। जो ये हाइट है वो बेसिकली या डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वाटर है s, and if it's moving with constant velocity, and it should say in the question that velocity is constant, so if the velocity is constant, then s is equals to vt, right? So volume will become area into s into t. Now substitute this volume back in this formula of mass, so it will become mass equals to density into area into s into t, and then substitute it over here. So we could do this all in one equation also. So I'm doing it all again so that you have a quick recap.
एंड दैट इज मास की जगह पे मैं लिख सकता हूँ density multiplied by volume and the horizontal speed upon time. Remember this V is volume right now. And then volume की जगह पे हम substitute कर सकते हैं तो मैंने वॉल्यूम को ब्रैकेट बना लिया और उस वॉल्यूम की जगह पे हम क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं बेस एरिया इनटू हाइट सो दैट इज ए इनटू एस एंड देन एस की जगह पे हम सब्सटीट्यूट क्या कर सकते हैं एस इज इक्वल्स टू वी टी सो इट बिकम रो ए वी टी इंटू वी रिमेंबर दिस इज ऑल्सो द हॉरिजॉन्टल स्पीड विच इज द सेम यू कह लो वी कह लो अपॉन टाइम and T gets cancelled. So what do we get? We get force is rho AV square. So this is the formula of force exerted by water jet or any ball, any object that hits a surface and does not get does not rebound. So the answer is D. Rho AV. I know the derivation is a little long, but you should know it now because we इस तरह के और questions आपने किए हुए हैं yearly paper में आपने किया इस तरह का question, so it's a question that has come many times. Question number 9. इसमें we see again a 2D का question projectile motion और there is no horizontal force अगर a resistance ना हो. Remember अगर a resistance ना हो ball सिर्फ अपनी inertia की वजह से आगे जा रहा होता है और vertical direction में एक force होती है which is the weight. लेकिन if you read the question it does not say that a resistance नहीं है बल्कि in fact it says there is air also. So see ये जो मैंने बनाया है weight ये तो होता ही होता है भले air हो के ना हो लेकिन अगर अब air भी है if there is air see it travels through the air then air is going to oppose the motion of the ball and if the ball at x what is the direction of motion of the ball at x the ball is going horizontally because vertically तो उसकी speed 0 है it's not traveling vertically anymore so at point x its vertical speed is 0 it only has horizontal motion so if the ball is moving horizontally to the right then a resistance must be horizontally to the left so what is the force at x horizontally a resistance in this direction and weight in this direction so this is force of a resistance and this is weight then and we know that a resistance basically opposes the motion so the answer of this question should be B so what are the direction of forces this is force of a resistance because at point x the object is moving to the right only its vertical speed is 0 all right and this is basically the weight of the ball which is always vertically downwards okay so the last question for this part is question number 10 and it just asks you to state the principle of conservation of momentum so you can just jump to the answer which is option D remember ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है थ्योरी में कंजर्वेशन मोमेंटम 1 मार्क होता है प्रोवाइडेड दैट नो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम इसको बोलने का एक और ऑल्टरनेट तरीका भी होता है इफ़ यू डोंट वांट टू से प्रोवाइडेड दैट नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट आप क्या बोलते हैं इसका ऑल्टरनेट तरीका होता है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम या आइसोलेटेड बोलते हैं या क्लोज्ड बोलते हैं या दोनों बोलते हैं सो हम जो मैं डेफिनेशन प्रेफर करता हूँ वो ये कि फॉर एन आइसोलेटेड क्लोज सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट ठीक है और 1 मार्क इस चीज़ का होता है अगर ये थ्योरी में आता है तो 2 मार्क का क्वेश्चन होता है सो दैट्स इट फॉर फर्स्ट पार्ट सो वी हैव डन 10 क्वेश्चंस